हाँ जी। आरपी क्लासेस के परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम और स्नेह दो। साथ ही आपका विकास हो, दूसरों का विकास हो और आपके साथ साथ हमारा विकास हो, इसके लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। आइए दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। दोस्तों, राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के संबंध में अगर बात की जाए, ठीक है, तो इनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट है जिनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो प्रमुख फैक्ट देख लेते हैं एक बार, तो वो थोड़ा सा समझना। सबसे पहले तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस पूछ लिया जाएगा। सेकंड, ये पूछा जा सकता है हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी भाषा दिवस याद रख लेना दोस्तों। एक ये पूछा जा सकता है कि विश्व में स्थान कौन सा है? विश्व में स्थान। एक ये पूछा जा सकता है कि भारत में स्थान कौन सा है? तो भारत में स्थान पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। एक ये पूछा जा सकता है कि 1961 की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार कितने प्रकार की बोलियां थी? ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था? तो प्रथम भाषा सर्वेक्षक राजस्थान का, ये पूछा जा सकता है कि भारत में यदि बात के राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था? ठीक है, इसके साथ ये पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति कब हुई है? ठीक है, इसके साथ दोस्तों ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि स्वर्ण काल कौन सा है? स्वर्ण काल पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? ठीक है, और इसके साथ एक ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसका परिवार कौन सा है राजस्थानी भाषा का? और साथ में ये पूछा जा सकता है कि लिपि, राजस्थानी भाषा कौन सी लिपि की है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में, ठीक है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होने जरूरी है। तो आओ देखो दोस्तों, राजस्थानी भाषा दिवस की अगर बात की जाए तो राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो याद रखना 21 फरवरी का है पहला तो। दिवस, हिंदी भाषा दिवस की अगर बात की जाए तो 14 सितंबर है। ठीक है, विश्व में स्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान का विश्व में स्थान कौन सा है? 16वां स्थान है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का। भारत में पूछ ले तो 7वां स्थान है। ठीक है, इसके साथ अगर पूछ लिया जाए कि 1961 की जनसंख्या के अनुसार यदि बात की कितने प्रकार की बोलियां बोली जाती थी, तो आपको बताना है 73 प्रकार की बोलियां बोली जाती थी राजस्थान में। कितने प्रकार की? तो 73। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, लिपि पूछ ले आपसे कि लिपि कौन सी है, तो आपको बताना है देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी को यदि बात की जाए महाजनी भी कहा जाता है, इसे ही बनियावटी भी कहा जाता है। तो बनियावटी बोल दो, महाजनी बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। तो बनियावटी है या फिर, ठीक है, महाजनी है या फिर बनियावटी। कुल मिला के महाजन उपयोग में लेते थे तो महाजनी कहा गई, बनिया लोग ज्यादा लेते थे तो बनियावटी कहा गया। ठीक है, और देवनागरी तो है ही है, तो देवनागरी महाजनी या बनियावटी लिपि है। ठीक है, और 1961 की जनसंख्या के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार की? 73 प्रकार की। और दिवस पूछ ले राजस्थानी भाषा तो 21 फरवरी, हिंदी भाषा पूछ ले 14 सितंबर। विश्व में स्थान 16वां है और भारत में कौन सा है? 7वां स्थान। राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था? तो याद रखना जॉर्ज मैकलिस्टर। जॉर्ज
मैक्लिस्टर था। ठीक है। और उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो याद रखना राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो लगभग, ठीक है, 13वीं शताब्दी में मानी जाती है, 12वीं 13वीं शताब्दी में। ठीक है। किसके अनुसार? तो याद रखना एलपी टेसीटोरी के अनुसार, एलपी टेसीटोरी के अनुसार। तो एलपी टेसीटोरी के अनुसार यदि बात की जाए इसकी उत्पत्ति 12वीं 13वीं शताब्दी में मानी जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। स्वर्ण काल कौन सा है? तो याद रखना 17 से लेकर 19वीं शताब्दी का जो काल है वो इसका क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। तो 17 से लेकर 19वीं शताब्दी का काल जो है वो क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। इसी प्रकार राजस्थान में अगर बात की जाए भाषा विभाग की स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975, 1975 को। ठीक है। तो 25 जून 1975 जो है वो याद रखना, ठीक है, राजस्थान में भाषा विभाग की स्थापना की गई। ठीक है। राजस्थानी भाषा किस परिवार की है? तो आपको बताना है भारोपीय परिवार की। कौन से परिवार की? तो भारोपीय परिवार। कौन सा परिवार? भारोपीय परिवार। तो याद रखना, ठीक है, कि राजस्थानी भाषा भारोपीय परिवार की है। लिपि देवनागरी, महाजनी या बनियावटी है। थोड़ा सा यहीं पे याद रख लो, अगर पूछ ले, ठीक है, कि राजस्थानी भाषा के जो अक्षर है, ठीक है, वो किसके हैं? तो अक्षर याद रखना मुड़िया शैली के। किस शैली के हैं? तो मुड़िया शैली, या इसे मुड़िया लिपि भी कहा जाता है। तो मुड़िया लिपि या मुड़िया शैली के। इसी कारण लिपि को जो है देवनागरी, महाजनी, बनियावटी के साथ साथ मुड़िया लिपि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी लिपि? तो याद रखना मुड़िया लिपि के नाम से भी जाना जाता है। मुड़िया लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, अक्षर जो है किस प्रकार के हैं? तो आपको याद रखना है किस प्रकार के हैं? मुड़िया शैली के हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में याद होना जरूरी है। तो राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को, हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को, विश्व में स्थान राजस्थान का 16वां है, भारत में 7वां है। 1961 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में कितनी बोलियां बोली जाती थी? तो आपको बताना है 73। जबकि अगर बात की जाए लिपि कौन सी? देवनागरी, महाजनी, बनियावटी या मुंडियावटी। परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार। ठीक है। राजस्थान में भाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? तो 25 जून 1975 को। स्वर्ण काल कौन सा है? तो 17 से लेकर 19वीं शताब्दी का काल जो है वो इसका स्वर्ण काल है। और इसके साथ साथ याद रखना है उत्पत्ति 12वीं या 13वीं शताब्दी में हुई है। किसके द्वारा? तो एलपी टेसीटोरी के अनुसार। और प्रथम भाषा सर्वेक्षक कौन था? जॉर्ज मैक्लिस्टर था। आ जाओ दोस्तों, इसी प्रकार थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि राजस्थानी भाषा का, ठीक है, उत्पत्ति हुई किस प्रकार है या इसका विकास कैसे हुआ है। तो उत्पत्ति के संबंध में अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, शुरुआती दौरों में यदि बात की जाए तो याद रखना कुछ उत्तर भारत में भाषाएं थी जिसे आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। कौन सी भाषाओं के नाम से? आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। इसी आर्य भाषा में एक भाषा थी जिसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता था। कौन सी? वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता था। इस वैदिक संस्कृत में से अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो याद रखना इसी वैदिक संस्कृत में से एक बोलने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता था उसे पाली भाषा कहा जाता था। तो मतलब वैदिक संस्कृत में बोलने वाली जो भाषा थी वो मेन क्या कहलाती थी? पाली। जबकि लिखने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता था उसे संस्कृत के नाम से जाना जाता था। तो लिखने के लिए तो संस्कृत भाषा और बोलने के लिए पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। इसी पाली भाषा को जो बोलने वाली भाषा है दोस्तों, इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कैसे? तो एक तो है आपके शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। एक आपके है मगधी प्राकृत, मगध क्षेत्र की मगधी प्राकृत। और एक है आपके महाराष्ट्र प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत। ये जो शोरसेनी प्राकृत है दोस्तों, इस शोरसेनी प्राकृत को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। एक था आपके एक था आपके गुजरी अपभ्रंश, और इसी प्रकार एक था आपके शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। और ये जो गुजरी अपभ्रंश है इसी से 2 भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इसमें से एक भाषा है आपके राजस्थानी
और एक भाषा है आपकी गुजराती। जबकि शोर सेनी अपभ्रंश से, ठीक है, जिस भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है उसका नाम है हिंदी। उसका नाम क्या है? हिंदी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, किसकी उत्पत्ति? राजस्थानी भाषा की। तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, कि शोर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से, शोर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शोर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? शोर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आपको इतना याद हो ना हो चलेगा, लेकिन ये चीज याद रखना जरूरी है। खासकर जो आरएस मेंस का दे रहे हैं एग्जाम, उनके लिए ये याद रखना पूरा जरूरी है, क्योंकि ये अगर डायग्राम थोड़ा सा बना के आ जाओगे तो एग्जामिनर सोचेगा कुछ तो आता है इसको, ठीक है, और अच्छे नंबर भी दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो शोर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से, ठीक है, किस भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो आपको याद रखना है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। अगर बात की जाए तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों के द्वारा, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कथन कहे गए। उन्होंने इसकी उत्पत्ति जो है अलग अलग तथ्यों से मानी है। तो एक बार थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखो, कुछ ने मानी है कि शोर सेनी गुजरी अपभ्रंश से यदि बात की जाए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोगों ने शोर सेनी अपभ्रंश से मानी है कि शोर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोगों ने नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है, और कुछ ने सौराष्ट्री अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने के लिए यदि बात की जाए, हमारे पास चार मत हैं। चार लोगों के द्वारा, ठीक है, ये मत कहे गए हैं। तो थोड़ा सा समझना। कुछ लोगों ने ये कहा, विद्वानों ने, कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कुछ ने कहा शोर सेनी से हुई है। कुछ ने कहा आपके नागर से हुई है। कुछ ने कहा है सौराष्ट्री से हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किन किन विद्वानों ने माना है। तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है के एम मुंशी। के एम मुंशी बहुत फेमस व्यक्ति है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, आप जब संविधान पढ़ोगे तो कई बार इसका नाम आएगा। ठीक है, तो के एम मुंशी की अगर बात की जाए तो के एम मुंशी ये बताते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? तो गुजरी अपभ्रंश से हुई। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति है, ठीक है, मोतीलाल मनेरिया। तो के एम मुंशी और मोतीलाल मनेरिया के अनुसार ये कहा गया है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। और याद रखना, ये सर्वाधिक मान्यतापूर्ण कथन है। इसी मत को सर्वाधिक मान्यता दी गई है। और जब अभी आगे हमने, ठीक है, चार्ट में भी देखा कि शोर सेनी के गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर्वाधिक मान्यता दी गई है इस कथन को, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो गुजरी अपभ्रंश से यदि बात की जाए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, दो लोगों ने बताया। एक का नाम है के एम मुंशी और एक का नाम है मोतीलाल मनेरिया। तो मोतीलाल मनेरिया और के एम मुंशी के द्वारा गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जबकि शोर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किसने बताया? तो व्यक्ति का नाम है एलपी टेसीतोरी। एलपी टेसीतोरी और इसके साथ महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद और एलपी टेसीटोरी के द्वारा यह कहा गया है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो शोर सेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? शोर सेनी अपभ्रंश से हुई है। इसी प्रकार नागर अपभ्रंश से अगर बात की जाए तो नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसने बताया? तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, नागर अपभ्रंश से अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल या पुरुषोत्तम दास मनेरिया। तो अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम दास मनेरिया,
इन दोनों के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है, कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है, ठीक है, वो नागर अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से हुई है। जबकि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से, ठीक है, इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा मानी गई है? तो याद रखना, सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। तो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा ये कहा गया है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। तो याद रखना, ठीक है। हमें अगर बात की जाए उत्पत्ति के संबंध में चार प्रमुख कथन मिलते हैं, चार मत मिलते हैं। चार मतों में अगर बात की जाए, किसी ने गुजरी से कहा है, किसी ने सोरसेनी से कहा है, किसी ने नागर से और किसी ने सौराष्ट्री से। तो देखो, स से सौराष्ट्री और स से सुनीति कुमार चटर्जी, स से सौराष्ट्री और स से सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, गुजरी अपभ्रंश मुंशी और मनेरिया, मुंशी और मनेरिया, या मुंशी और मोतीलाल, मुंशी और मोतीलाल, मुंशी और मोतीलाल, ठीक है। सोरसेनी से एलपी टेसिट और यह महावीर प्रसाद है। जबकि नागर से अगर बात की जाए तो अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम दास मनेरिया, अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम दास मनेरिया। यदि बात की जाए इनमें सर्वाधिक मान्यतापूर्ण कौन सा है, तो याद रखना, ठीक है, सर्वाधिक मान्यतापूर्ण जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो गुजरी अपभ्रंश माना जाता है, ठीक है। मतलब किसका कथन? के एम मुंशी और मोतीलाल मनेरिया का कथन माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि सोरसेनी से किस किसने बताया, चारों ऑप्शंस में होते हैं, तो वहां थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। गुजरी से किसने बताया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसी प्रकार, ठीक है, राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा के संबंध में यदि बात की जाए, हमें नाम को लेकर अलग अलग कथन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा को लेकर यदि बात की जाए, नाम को लेकर जो अलग अलग कथन प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो देख लो एक बार, ठीक है। किसी ने यदि बात की जाए इसे मरु भाषा कहकर पुकारा है, किसी ने मरु भाषा कहा है, किसी ने इसे मारवाड़ी कहा है, किसी ने यदि बात की जाए इसे राजस्थानी भाषा कहा है। तो प्रमुख तीन ही कथन प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसी ने अगर बात की जाए मरु भाषा कहा है, किसी ने मारवाड़ी कहा है और किसी ने यदि बात की जाए राजस्थानी भाषा कहा है। मरु भाषा की अगर बात की जाए तो याद रखना, मरु भाषा जो कहा गया है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है उद्धोतन सूरी। उद्धोतन सूरी के द्वारा, ठीक है, अपनी पुस्तक कुवल्य माला में, कुवल्य माला, ये 8वीं शताब्दी की करीब की रचना है, ठीक है। लगभग यदि बात की जाए वैसे 778 और 79, ठीक है, ईस्वी की रचना है। तो उद्धोतन सूरी के द्वारा यदि बात की जाए, कुवल्य माला में राजस्थानी भाषा को जो नाम दिया गया उस भाषा का नाम क्या था? मरु भाषा, ठीक है। या फिर यह भी कहा जा सकता है मारवाड़ी को जो नाम दिया गया वो कौन सा था? मरु भाषा था, ठीक है। तो उद्धोतन सूरी ने राजस्थानी या फिर मारवाड़ी भाषा को जो नाम दिया वो क्या था? मरु भाषा, ठीक है। किसमें दिया है? तो कुवल्य माला रचना में दिया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। कुवल्य माला रचना जो है वो चंपू शैली में है एक तो, ठीक है, और ये वत्सराज के दरबार में लिखी थी इसने ये रचना। तो ये वत्सराज का दरबारी था, ठीक है, गुजर प्रतिहार शासक था वत्सराज, ठीक है। उसी वत्सराज का ये दरबारी था उद्धोतन सूरी। एक ये भी याद रख सकते हो कि कुवल्य माला जो रचना लिखी गई है इसमें कितने प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो याद रखना, इसमें भाषाओं का जो उल्लेख किया गया टोटल कितने प्रकार की है, तो आपको बताना है 18 प्रकार की, ठीक है। तो 18 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके साथ में ये भी याद रखना, ठीक है, कि कुवल्य माला की जो रचना की है वो कहाँ की है? तो जालोर दुर्ग में की है। कहाँ की गई है? तो जालोर दुर्ग में की गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। मतलब वात जो लिखा जाता है वो चंपू शैली में लिखा जाता है, ठीक है। कहानी या कथा जो लिखी जाती है वो चंपू शैली में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो मरु भाषा जो है उद्धोतन सूरी ने बताया है, ठीक है। पुस्तक कौन सी है? कुवल्य माला है, ठीक है। और कब की है? तो 8वीं शताब्दी बोल दो या फिर, ठीक है, 778 ईस्वी या 79 ईस्वी की रचना है। वत्सराज का दरबारी था ये, ठीक है, तो इसी के समय की रचना है, ठीक है। और भाषा का उल्लेख अगर बात की जाए कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया इसमें, तो 18 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया। किस दुर्ग में लिखी गई है? तो याद रखना, जालोर दुर्ग में लिखी गई है। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में लिखी गई है। इसी प्रकार मारवाड़ी भाषा की अगर बात की जाए तो मारवाड़ी भाषा दो लोगों ने बताया है।
एक व्यक्ति का नाम है आपके, ठीक है, अगर बात की जाए तो, ठीक है, कुशल लाभ, और एक व्यक्ति जो है उसका नाम है आपके अबुल फजल। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, आईने अकबरी, या इसी आईने अकबरी को, ठीक है, अकबरनामा भी कहा जाता है, इसी आईने अकबरी को अकबरनामा भी कहा जाता है। और कुशल लाभ के द्वारा एक पुस्तक है, इसका नाम है पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि, आगे मैं पढ़ूंगा। यही पिंगल शिरोमणि जो है 1550 की रचना है ये, ठीक है, 1550 ईस्वी की, और डिंगल भाषा की पहली रचना है ये, ठीक है, कि मारवाड़ी की यदि बात की जाए साहित्य लेख को, ठीक है, डिंगल कहा जाता है। तो याद रखना, डिंगल भाषा की पहली रचना कहा जाता है इसे, ठीक है। तो याद रखना, कुशल लाभ की पिंगल शिरोमणि में और अबुल फजल के आईने अकबरी या अकबरनामा में, ठीक है, राजस्थानी भाषा को जो नाम दिया गया वो कौन सा है? मारवाड़ी, ठीक है, राजस्थानी भाषा को जो नाम दिया गया वो नाम कौन सा है? मारवाड़ी है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि कुशल लाभ के द्वारा और आपसे पूछ लिया जाए अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, राजस्थानी भाषा को क्या कहकर पुकारा गया है, तो आपको बताना है मारवाड़ी। या फिर किन पुस्तकों में मिलता है? तो पिंगल शिरोमणि और आईने अकबरी में। इसी प्रकार दोस्तों, राजस्थानी भाषा किसने कहकर पुकारा है? तो याद रखना, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है। इससे यदि बात की जाए क्या कहकर पुकारा गया है? राजस्थानी भाषा कहकर पुकारा गया है। बोला कब और किस पुस्तक में? तो याद रखना 1912 की इनकी एक पुस्तक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में यदि बात की जाए, राजस्थानी भाषा कहकर पुकारा है जॉर्ज एब्राहम गिरियसन ने 1912 में। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थानी भाषा के संबंध में अगर बात की जाए नामांकन की, तो हमें तीन प्रमुख नाम देखने को मिलते हैं। एक है मरुभाषा, एक है आपके मारवाड़ी, और एक है राजस्थानी भाषा। मरुभाषा उद्धतन सूरी ने कोवल्यमाला में, ठीक है, 778 या 79 ईस्वी, मतलब 8वीं शताब्दी में कहा है। चंपू शैली में लिखी हुई है, और जालोर दुर्ग में लिखी गई थी। 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन आ चुका है आपके, ठीक है। और किसका दरबारी था? तो याखना वत्सराज गुजर प्रतिहार का एक शासक था, उसका दरबारी था। इसी प्रकार मारवाड़ी भाषा का उल्लेख पिंगल शिरोमणि और आईने अकबरी में, ठीक है, पिंगल शिरोमणि कुशल लाभ की है और आईने अकबरी अबुल फजल की है। और इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि राजस्थानी भाषा शब्द किसने दिया है? तो याद रखना, जॉर्ज एब्राहम गिरियसन ने दिया है, 1912 में दिया है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में यदि बात की जाए, ठीक है, क्या नाम दिया गया है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है, क्या नाम दिया गया है? तो आपको बताना है राजस्थानी भाषा नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थानी भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, विकास क्रम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा समझना, ठीक है। विकास क्रम यदि बात की जाए 4 भागों में रहा है, एक बार देख लो थोड़ा सा, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थानी भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो याद रखना, प्राचीन राजस्थानी या फिर गुजरी अपभ्रंश कहा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन जो थी वो कौन सी थी? गुजरी अपभ्रंश थी। इसके बाद गुजरी अपभ्रंश से बनी प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी। फिर इसके बाद बनी आपके, ठीक है, मध्य राजस्थानी। और फिर इसके बाद यदि बात की जाए आपके आधुनिक राजस्थानी, मतलब मैं बता सकता हूं, ठीक है, कि इसके कितने चरण रहे हैं? तो 4 चरण रहे हैं, ठीक है। 4 चरण पूछ ले कौन कौन से हैं आपके, तो 4 चरण बता सकते हो आप लोग, ठीक है। 4 चरण कौन कौन से हैं? तो पहला तो गुजरी अपभ्रंश, ठीक है। सेकंड प्राचीन राजस्थानी, और इसके बाद, ठीक है, मध्य राजस्थानी, और इसके बाद आधुनिक राजस्थानी। गुजरी अपभ्रंश कब से कब तक रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश की अगर बात की जाए तो 11वीं से, ठीक है, 13वीं शताब्दी का जो काल है,
ठीक है, ये कौन से अपभ्रंश का रहा है? गुजरी अपभ्रंश है। तभी तो कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में यदि बात की जाए किसकी उत्पत्ति हुई है? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर प्राचीन की अगर बात की जाए तो प्राचीन कब से कब तक रहा है? तो याद रखना, प्राचीन की अगर बात की जाए तो प्राचीन जो रहा है वो 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी का रहा है। ठीक है, फिर मध्य राजस्थानी की अगर बात की जाए तो ठीक है 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। और इसी प्रकार आधुनिक राजस्थानी की अगर बात की जाए तो याद रखना 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक, 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक का काल रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि राजस्थानी भाषा का विकास क्रम क्या है। तो विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है: गुजरी अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। ठीक है, गुजरी अपभ्रंश जो है 11 से लेकर 14वीं शताब्दी का 13वीं शताब्दी का काल कहलाता है। ठीक है, और ये 14 से लेकर, सॉरी, ठीक है, 14 से लेकर 16वीं शताब्दी का काल प्राचीन राजस्थानी कहलाता है। ठीक है, मध्य राजस्थानी 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का काल कहलाता है, जबकि आधुनिक राजस्थानी जो है 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक का काल कहलाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। इसी प्रकार ठीक है, कुछ जगह ये भी लिखा हुआ है कि काल क्रमानुसार अगर बात की जाए तो काल क्रमानुसार राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो काल क्रमानुसार भी अगर बात की जाए तो याद रखना, काल क्रमानुसार भी इसके 4 चरण है। कितने चरण है? 4 चरण है। 4 चरण कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, प्राचीन प्राचीन काल। इसके बाद आ जाओ पूर्व मध्य काल। इसके बाद उत्तर मध्य काल और वर्तमान में आधुनिक काल। काल क्रम के अनुसार भी इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, काल क्रम के अनुसार भी इसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में: प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल को यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रखना, वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से काल के नाम से? वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल के नाम से? तो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार उत्तर मध्य काल की अगर बात की जाए तो याद रखना, उत्तर मध्य काल को ठीक है श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार, नीति, रीति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो श्रृंगार काल, नीति काल या फिर रीति काल के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार आधुनिक काल को यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, अन्य, ठीक है, विधाओं से संबंधित काल के नाम से जाना जाता है। अन्य विधाओं से संबंधित काल के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, कि काल क्रम के अनुसार अगर बात की जाए तो काल क्रम के अनुसार भी राजस्थानी भाषा के 4 चरण है: प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है, अभी शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है, ये कांस्टेबल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया कि भक्ति काल कौन सा है। तो भक्ति काल मतलब पूर्व मध्य काल को कहा गया। ठीक है, किसको कहा गया है? पूर्व मध्य काल को कहा गया है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस बन जाता है कि वीर गाथा काल कौन सा है? तो प्राचीन काल जो है राजस्थानी भाषा का, वो वीर गाथा काल कहलाता है। ठीक है, मतलब उस समय यदि बात की वीरता से संबंधित काव्य रचे गए होंगे, इसके बाद भक्ति से संबंधित रचे गए होंगे, फिर श्रृंगार, नीति या रीति परक काव्य रचे गए होंगे। उस हिसाब से यदि बात की जाए, ठीक है, इन कालों का क्या कर दिया गया? नामांकन कर दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो कि इनका समय काल क्या रहा है, कब से कब तक रहा है। ठीक है, तो याद रखना 1050 से 1050वीं शताब्दी से लेकर 1450वीं शताब्दी तक का काल जो है वो क्या कहलाता है आपके? तो याद रखना प्राचीन काल कहलाता है, मतलब वीर गाथा काल कहलाता है। ठीक है, 1450वीं शताब्दी से लेकर 1650वीं शताब्दी का जो काल है वो दोस्तों याद रखना आपके भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। कौन से काल? भक्ति, मतलब पूर्व मध्य काल। ठीक है, इसी प्रकार 1650वीं शताब्दी से लेकर 1850
50वीं शताब्दी का जो काल है वो आपके क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना उत्तर मध्यकाल मतलब श्रृंगार नीति या रीति परक काल के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक काल या अन्य विधाओं से संबंधित काल की अगर बात की जाए तो याद रखना 1850वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो काल है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपके? तो याद रखना, ठीक है, आधुनिक काल कहलाता है, मतलब अन्य विधाओं से संबंधित काल कहलाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने महत्वपूर्ण दो चीजों के बारे में देखा है, ठीक है। विकास क्रम की अगर बात की जाए तो इसे भी चार क्रम में बांटा गया है, ठीक है। पहला गुजरी अपभ्रंश, फिर प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य राजस्थानी और आधुनिक राजस्थानी। यहाँ अगर देखा जाए तो 11वीं से 13वीं शताब्दी का काल, ठीक है, 11वीं से 14वीं होगा ये, नहीं 13 ही है सही, और 13 से ये 16 होगा, मैंने पहले सही लिखा था बाद में, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी का काल, ठीक है। गुजरी अपभ्रंश प्राचीन 13 से 16, मध्य 16 से 18 और आधुनिक जो है वो याद रखना, ठीक है, आपके 18वीं शताब्दी तक का काल कहलाता है। इसी प्रकार प्राचीन अगर काल क्रमानुसार देखा जाए तो प्राचीन काल वीरगाथा काल 1050 से लेकर 1450 तक का है। पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है 1450 से 1650 तक 50 तक का है। इसी प्रकार उत्तर मध्यकाल संगार नीति या रीति परक काल, ठीक है, जो कि 1650 से 1850 तक का। आधुनिक काल जो अन्य विधाओं से संबंधित है, ठीक है, वो 1850 से अब तक का काल कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है इसके बारे में। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान की प्रथम प्रमुख रचनाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं। राजस्थान की प्रथम प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख प्रथम रचनाएं कौन कौन सी हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अगर बात की जाए तो राजस्थान की, ठीक है, प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? सेकंड ये आ सकता है कि संवतो लेख वाली, संवतो लेख वाली प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? प्रथम राजस्थानी रचना। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? ठीक है, तो प्रथम राजस्थानी उपन्यास। इसी प्रकार प्रथम राजस्थानी नाटक कौन सा है? आपसे पूछा जा सकता है प्रथम राजस्थानी कहानी कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा आपके ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद प्रथम राजस्थानी काव्य कृति कौन सी है? राजस्थानी काव्य कृति कौन सी है? इसी प्रकार इसी प्रकार दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि आजादी के बाद प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? राजस्थानी उपन्यास कौन सा है? तो दोस्तों एक बार इनके बारे में देखते हैं। तो देखो प्रथम राजस्थानी रचना की अगर बात की जाए तो प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है? तो याद रखना प्रथम राजस्थानी रचना कौन जो है वो है आपके भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है वो याद रखना प्रथम राजस्थानी रचना है, ठीक है। कि राजस्थान में अगर बात की जाए प्रथम राजस्थानी रचना कौन सी है तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है। कब की है? तो याद रखना 1168 ईस्वी की है। पहला तो ये पूछा जा सकता है। इसके साथ में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इसके रचयिता कौन है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, ब्रजसेन
ठीक है, बृजसेन सूरी जो है, ठीक है, बृजसेन सूरी जो है वो याद रखना इसके रचयिता है। ठीक है, संवतो उल्लेख वाली रचना पूछ ली जाए आपसे तो याद रखना भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो संवत उल्लेख वाली प्रथम रचना है। ठीक है, और याद रखना इसके रचयिता कौन है तो आपको बताना है शालिभद्र सूरी। ठीक है, इसके रचयिता कौन है तो शालिभद्र सूरी है। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा है तो आपको बताना है कनक सुंदर है। कनक सुंदर प्रथम राजस्थानी उपन्यास है। ठीक है, आपके नाटक कौन सा है पहला तो याद रखना केसर विलास है। नाटक कौन सा है, केसर विलास है। और कहानी कौन सी है पहली राजस्थानी तो आपको बताना है विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास। ये तीनों के तीनों जो है वो याद रखना दोस्तों शिवचंद्र भरतिया के हैं। किसके हैं तो शिवचंद्र भरतिया। तो शिवचंद्र भरतिया के हैं ये तीनों की तीनों रचनाएं। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक और राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी तीनों शिवचंद्र भरतिया की है। उपन्यास कनक सुंदर है। ठीक है, आपके नाटक केसर विलास है जबकि कहानियां विश्रांत प्रवास है। ठीक है, इसके अलावा शिवचंद्र भरतिया की यदि बात की जाए प्रमुख रचनाएं और है, जैसे एक रचना उसका नाम है फाटका जंजाल। तो दोस्तों याद रखना फाटका जंजाल किसकी है तो आपको बताना शिवचंद्र भरतिया की है। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है बुढ़ापे की सगाई। बुढ़ापे की सगाई। ठीक है, बुढ़ापे की सगाई भी किसकी है दोस्तों तो बुढ़ापे की सगाई भी किसकी है आपके। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बुढ़ापे की सगाई भी किसकी है आपके शिवचंद्र भरतिया की है। ठीक है, एक है आपके मोती की कंठी। मोती की कंठी ये भी किसकी है तो शिवचंद्र भरतिया की है। तो कुल मिला के शिवचंद्र भरतिया की रचनाएं हमने यहीं पे कवर कर ली, जैसे कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, फाटका जंजाल, बुढ़ापे की सगाई और मोती की कंठी। ये सारी की सारी रचनाएं शिवचंद्र भरतिया की है। लेकिन इसी शिवचंद्र भरतिया की ठीक है, जो कनक सुंदर है वो प्रथम उपन्यास है राजस्थानी भाषा का। ठीक है, इसी शिवचंद्र भरतिया का अगर कोई पूछा जाए नाटक केसर विलास ये प्रथम राजस्थानी भाषा का नाटक है। ठीक है, और कहानी पूछी जाए तो विश्रांत प्रवास ये राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है राजस्थानी भाषा का यदि बात किया है हिंदी में, ठीक है प्रथम उपन्यास कौन सा है तो हिंदी में राजस्थान में हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा है तो आपको बताना है अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ। और अबलाओं का इंसाफ जो कृति है दोस्तों वो अंबिका दत्त व्यास की है। किसकी है तो अंबिका दत्त व्यास की है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए ठीक है कि आजादी के बाद ठीक है प्रथम राजस्थानी काव्य कृति कौन सी है तो प्रथम काव्य कृति कौन सी है बादली है। कौन सी है बादली है दोस्तों। और बादली जो काव्य कृति है वो किसकी है दोस्तों तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। बादली जो है वो याद रखना ठीक है चंद्र सिंह बिरकाली की है। चंद्र सिंह बिरकाली की, तो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो बादली किसकी है चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है बादली है। ठीक है, आजादी के बाद। ठीक है, तो आजादी के बाद प्रथम राजस्थानी काव्य कृति बादली। आजादी के बाद सॉरी राजस्थानी भाषा का अगर बात की जाए ठीक है हिंदी का प्रथम उपन्यास अबलाओं का इंसाफ है। और राजस्थानी प्रथम कहानी कौन सी है तो विश्रांत प्रवास। नाटक पूछे तो केसर विलास और उपन्यास पूछे तो कनक सुंदर। वैसे अगर बात की जाए पहली रचना कौन सी है तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है। और संवत उल्लेख वाली कौन सी है तो प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास है। ये 1168 की है, वज्रसेन सूरी की है, ये आपके शालिभद्र सूरी की है। इन तीनों के रचयिता कौन है शिवचंद्र भरतिया। इसके अलावा फाटका जंजाल, बुढ़ापे की सगाई, मोतियों की कंठी भी इन्हीं की है। ठीक है, और अबलाओं का इंसाफ जो है अंबिका दत्त व्यास का है। बादली चंद्र सिंह बिरकाली की है। बादली किसकी है चंद्र सिंह बिरकाली की है दोस्तों। दोस्तों यहीं पर चंद्र सिंह बिरकाली की अन्य रचनाएं और याद कर लो थोड़ा सा। ठीक है, कि चंद्र सिंह बिरकाली की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे एक रचना है, रचना का नाम है आपके लू। लू इसकी रचना है। एक रचना है जिसका नाम है बसंत। एक रचना है सांझ। एक रचना है
कह मुकुरनी, कह मुकुरनी। एक रचना है आपके उड़िक पुराण, उड़िक पुराण। एक है आपके कालजारी कोर, कालजारी कोर। और एक है आपके डाफर। एक कौन सी है? डाफर। अब ये डाफर पूछा जा चुका है, लू पूछी जा चुकी है, सांझ, बसंत, ये सारी रचनाएं पूछी जा चुकी है, तो याद रखना। ठीक है, चंद्र सिंह बिरकाली की अगर बात की जाए तो चंद्र सिंह बिरकाली की प्रमुख रचना है बादली, जो कि आजादी के बाद की अगर बात की जाए प्रथम काव्य कृति है राजस्थानी भाषा की। ठीक है, बादली के बाद अगर बात की जाए तो चंद्र सिंह बिरकाली की और रचना है, बोला लू है, बसंत है, सांझ है, कह मुकुरनी है, उड़िक पुराण है, कालजारी कोर है और डाफर है। कालजारी कोर है और डाफर है। तो ये सारी की सारी अगर बात की जाए, ठीक है, रचनाएं किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की है दोस्तों। इसी प्रकार आजादी के बाद, ठीक है, प्रथम काव्य कृति तो चंद्र सिंह बिरकाली की है, लेकिन आपसे पूछ ले कि आजादी के बाद की अगर बात की जाए प्रथम राजस्थानी उपन्यास कौन सा है, तो याद रखना प्रथम राजस्थानी उपन्यास का नाम है आपके आभे फटकी, आभे पटकी। आभे पटकी जो है वो याद रखना आजादी के बाद का प्रथम राजस्थानी उपन्यास है। ठीक है, और ये किसका है? तो याद रखना श्री नथमल लाल जोशी का, श्री नथमल लाल जोशी। तो श्री नथमल लाल जोशी का जो है वो कौन सा है? तो याद रखना आभे पटकी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्री नथमल लाल जोशी की और भी रचनाएं हैं, जैसे अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक रचना है उसका नाम है आपके, ठीक है, धोरारो धोरी, धोरारो धोरी। एक रचना है उसका नाम है सवड़का। एक है आपके सूरज बापरा बेटी जवई, सूरज बापरा बेटी जवई, सूरज बापरा बेटी जवई। सूरज बापरा बेटी जवई। एक रचना है आपके, ठीक है, इसका नाम है आपके कनेर और गुलाब, कनेर और गुलाब। एक रचना आपके परनोड़ी कुंवारी, परनोड़ी कुंवारी। एक रचना है दोस्तों आपके जिसका नाम है मेहंदी। देखो मेहंदी के फूल तो यादविंदर शर्मा चंद्र की है, जबकि आपसे पूछ ले सिर्फ मेहंदी, मेहंदी किसकी है, तो आपको बताना है श्री नथमल लाल जोशी की है। मेहंदी किसकी है? श्री नथमल लाल जोशी की है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, एक बीणनी दो बींद, एक बीणनी दो बींद, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों, एक बीणनी दो बींद हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? तो श्री नथमल लाल जोशी की है। तो देखो नथमल लाल जोशी की रचनाएं कौन कौन सी है? सारी रचनाएं यही याद कर लो। आभे पटकी, ठीक है, आपके ढोरारो धोरी, सवड़का, ठीक है, सूरज बापरा बेटी जवई, कनीर और गुलाब, परनोड़ी कुंवारी, मेहंदी, एक बिड़नी दो बींद। ये सारी की सारी रचनाएं जो है वो किसकी है? तो आपको बताना है श्री नथमल लाल जोशी की है। यहीं पे दोस्तों दो चार चीजें और याद कर लो। देखो जब जब आपके क्वेश्चन आएगा ना, लू, बसंत, सांझ, बादली किसकी रचना है, तो आपके ऑप्शंस में एक तो होगा चंद्र सिंह बिरकाली, और इसके साथ साथ एक ऑप्शंस में होगा चंद्र सिंह देवल, चंद्र सिंह देवल। तो देखो चंद्र सिंह बिरकाली की रचना तो आपको मैंने बता दी, जैसे कौन कौन सी है, बादली है, लू है, बसंत, सांझ, कह मुकुरनी, उड़ुक पुराण, डाफर, ठीक है, कालजारी कोर, ये सारी तो चंद्र सिंह बिरकाली की है। लेकिन आपसे पूछ ले चंद्र सिंह देवल, तो याद रखना इसकी भी तीन रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। एक का नाम है पागी, एक का नाम है आपके कावड़, और एक का नाम है आपके, ठीक है, बोलो माधवी, बोलो माधवी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, कि चंद्र सिंह देवल अगर पूछ लिया जाए तो पागी, कावड़ और बोलो माधवी है। ठीक है, जबकि बादली, लू, बसंत, असंत, कह मुकुरनी, उड़िक पुराण, डाफर, ये सब चंद्र सिंह बिरकाली की, ये सब किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की है। अब जैसे ये बोलो माधवी है, ऐसे एक है बोलो
भारमली या बोल भारमली। बोर भारमली अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, और इसके साथ एक और है राधा, तो ये किसकी, तो याद रखना ये है सत्य प्रकाश जोशी की। ये किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, जो यहीं पे याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, इनको यहीं पे याद कर लो। ठीक है, तो इससे क्या है कि गलत नहीं होगा। बोल भारमली तो सत्य प्रकाश जोशी की है, जबकि बोल माधवी किसकी है, तो चंद्र सिंह देवल की है। राधा पूछी जा चुकी है कई बार कि राधा किसकी है, तो सत्य प्रकाश जोशी की है। ठीक है, और इधर पागी और कावड़ भी पूछी जा चुकी है, तो चंद्र सिंह देवल की है। और इसी से मिलता जुलता नाम है चंद्र सिंह बिरकाली। ठीक है, जिसके लू डाफर आफर सांझ कह मुकरने उड़े पुराण और बादली है। ठीक है, तो याद रखना राजस्थान की प्रथम रचना कौन सी है, तो भरतेश्वर बाहुबली घोर है, 1168 की है, ब्रजसेन सूरी की है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि संवत उल्लेख वाली प्रथम रचना कौन सी है, तो आपको बताना है भरतेश्वर बाहुबली रास है, शालिभद्र सूरी की है। आपसे पूछ लिया जाए प्रथम राजस्थानी उपन्यास कनक सुंदर है, प्रथम राजस्थानी नाटक केसर विलास है, और प्रथम राजस्थानी कहानी, ठीक है, आपके विश्रांत प्रवास है। तीनों के तीनों शिवचंद्र भरतिया की है। इसके अलावा शिवचंद्र भरतिया की अन्य रचनाएं फाट का जंजाल, बुढ़ापे की सगाई और मोतियों की कंठी है। इसी प्रकार, ठीक है, आपसे पूछ लिया राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो आपको बताना है हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास जो है वो अबलाओं का इंसाफ है, अंबिका दत्त व्यास का। और आजादी के बाद प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो आपको बताना है बादली है, चंद्र सिंह बिरकाली की है। इसके अलावा चंद्र सिंह बिरकाली की अन्य रचनाएं लू है, ठीक है, डाफर है, कह मुकुरनी है, उड़िक पुराण है, कालजारी कोर है, सांझ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि आजादी के बाद यदि बात की जाए, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा, तो आभे फटकी है। और आभे फटकी जो है वो याद रखना श्री नथमल लाल जोशी का है। नटवर लाल जोशी की अन्य रचनाएं धोरारो धोरी, सवड़का, सूरज बापरा बेटी जवाई, कनीर और गुलाब, परनोड़ी कुंवारी, मेहंदी, एक बिंडनी दो बींद है। और यहाँ हमने दो चार रचनाएं और देखी है, चंद्र सिंह देवल की पागी, कावड़ और बोलो माधवी है। जबकि सत्य प्रकाश जोशी की अगर बात की जाए तो बोल भारमली और राधा है। आ जाओ दोस्तों, आगे अगर बात की जाए तो थोड़ा सा देखते हैं कि भाई राजस्थानी बोलियां कौन कौन सी है। तो राजस्थानी बोलियों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना राजस्थानी भाषा की अगर बात की जाए तो राजस्थानी राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया है, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया गया है वो याद रखना किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, प्रथम, ठीक है, राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। कब किया गया, तो याद रखना कब किया गया, तो 1912 में किया गया। ठीक है, किस पुस्तक के द्वारा पता पड़ता है, तो इन्हीं की पुस्तक है, इसका नाम है, ठीक है, अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1912 की पुस्तक है ये। और इसी में, ठीक है, इन्होंने अगर बात की जाए तो याद रखना राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, जिसके आधार पर यदि बात की जाए राजस्थानी भाषा को इन्होंने, ठीक है, मुख्यतः अगर बात की जाए कितने भागों में बांटा है, तो आपको बताना है मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है दोस्तों, तो मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। तो 5 भाग कौन कौन से दोस्तों, वो एक बार देख लेते हैं। तो इस पुस्तक के द्वारा इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। वैज्ञानिक वर्गीकरण के द्वारा इसे मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से, तो देखो सबसे पहले तो पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, इसके अलावा, ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है, फिर आपके पूर्व, उत्तर पूर्व राजस्थानी, फिर आपके है मध्य पूर्व राजस्थानी, और इसके अलावा आपके दक्षिण पूर्व राजस्थानी, दक्षिण पूर्व राजस्थानी। इस प्रकार अगर बात की जाए तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने,
ठीक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है, प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में यदि बात की जाए, ठीक है, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। एक तरीके से ध्यान रख लो, मान लो ये आपके राजस्थान है, ये क्या है? आपके राजस्थान है। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इसको नाम दे दिया इन्होंने पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। इसको नाम दे दिया इन्होंने दक्षिण राजस्थानी। जबकि जो पूर्वी भाग है, इसको 3 भागों में बांट दिया पूर्वी भाग को। ठीक है, एक तो आपके हो गया कौन सा? तो याद रखना, एक तो आ गया आपके, ठीक है, उत्तर पूर्व राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी। एक आपके हो गया मध्य पूर्व राजस्थानी, ठीक है, और एक हो गया आपके दक्षिणी पूर्व राजस्थानी। इससे क्या कि याद होने में आसान हो जाएगा आप लोगों के। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। मतलब 5 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको बताना है, पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है, दक्षिण राजस्थानी है, उत्तर पूर्व राजस्थानी है, ठीक है, मध्य पूर्व राजस्थानी और दक्षिण पूर्व राजस्थानी है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई इन्होंने अगर बात की है पश्चिमी राजस्थान में किसे किस बोलियों को शामिल किया है, तो याद रखना, इसमें एक तो मारवाड़ी को शामिल किया है, एक मेवाड़ी को शामिल किया है, एक आपके शेखावटी को शामिल किया है, ठीक है, एक आपके बागड़ी को शामिल किया है, ठीक है, तो वागड़ी और बागड़ी, ठीक है, इनको अगर बात की जाए तो किस में शामिल किया गया? तो पश्चिमी राजस्थानी में शामिल किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि उत्तर पूर्व राजस्थानी में किसे शामिल किया गया, तो याद रखना, इसमें एक तो मेवाती को, मेवाती भाषा को, एक अहिरवाटी, तो अहिरवाटी और मेवाती को शामिल किया है। मध्य पूर्व राजस्थानी की अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना, इसमें ढूंढाड़ी को शामिल किया गया है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व राजस्थान की अगर पूछ ले तो हाड़ौती को शामिल किया गया है। ठीक है, हालांकि ये इसी का ही भाग है, ढूंढाड़ी का ही, ठीक है, लेकिन हाड़ौती को इन्होंने अलग से बोली माना है। ठीक है, किन्होंने? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आगे हम जब बोलियां पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए, इसी में एक आती है दक्षिणी पूर्व राजस्थान में, इसका नाम है मालवी, ठीक है, इसी में आती है रागड़ी, ठीक है, और दक्षिणी राजस्थान में इन्होंने एक भाषा शामिल करी है जिसका नाम है निमाड़ी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है, ठीक है, इसने राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, 1912 में किया है। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कितने भाषाओं में बांटा गया? तो 5 भाषाओं में बांटा गया राजस्थानी भाषा को। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने मारवाड़ी बोली को शामिल किया है जो कि मेन है, मेवाड़ी को शामिल किया है, ठीक है, शेखावटी को शामिल किया है, और इसके साथ साथ वागड़ी, ठीक है, या बागड़ी को शामिल किया है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में इन्होंने निमाड़ी को शामिल किया है। ठीक है, उत्तर पूर्वी में इन्होंने मेवाती, और मेवाती के साथ साथ, ठीक है, अहिरवाटी को शामिल किया है, अहिरवाटी। ठीक है, मध्य पूर्वी में इन्होंने ढूंढाड़ी, ठीक है, और इधर दक्षिण पूर्वी अगर आ जाए तो इसमें इन्होंने हाड़ौती, ठीक है, मालवी, ठीक है, रागड़ी आदि भाषाओं को शामिल किया है। तो ये आपको, ठीक है, एक बार याद होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा समझना। अगर मैप याद है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैप बना लो इस तरीके से, और उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि पश्चिम वाला भाग पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी राजस्थानी, और पूर्व को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, उत्तर वाला उत्तर पूर्वी, दक्षिण वाला दक्षिण पूर्वी, और बीच वाला मध्य पूर्वी। ठीक है, अब इधर आपके मारवाड़ी, मेवाड़ी और ये भाषा आ जाएगी, इधर आपके निमाड़ी आ जाएगी, इसमें आपके मालवी रागड़ी आ जाएगी, और इसमें आपके ढूंढाड़ी, और इधर हाड़ौती मालवी आ जाएगी, और ऊपर मेवाती और अहिरवाटी आ जाएगी। इसी प्रकार, ठीक है, एलपी टेसीटोरी के द्वारा, एलपी टेसीटोरी ने भी अगर बात की जाए, ठीक है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया और इसे 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में। क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है पश्चिमी राजस्थानी, और एक है आपके पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, तो एलपी टेरिटोरी ने तो 2 भागों में बांटा है।
जबकि ठीक है आपसे पूछ ले जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। उसके 5 भाग पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है, एक दक्षिणी राजस्थानी है, और पूर्वी को 3 भागों में और बांटा हुआ है, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। जबकि एलपी टेरिटोरी ने सिर्फ 2 भागों में बांटा है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। आ जाओ दोस्तों, राजस्थान की भाषाओं की अगर बात की जाए तो राजस्थान की भाषाओं को एक बार देखते हैं अपन, ठीक है। राजस्थान की भाषाओं में अगर बात की जाए तो सबसे मुख्य जो भाषा है राजस्थान की बोली है उसका नाम है मारवाड़ी। कौन सी बोली है? मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी की अगर बात की जाए दोस्तों तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है। मारवाड़ी की पहले अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोले जाने वाली बोली है, पहले भी बता चुका हूं आपको। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोले जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी है दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ी की और सेकंड खास विशेषता क्या है तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। मारवाड़ी हमेशा, ठीक है, मांड राग और सोरठा छंद में लिखी जाती है। मांड राग और सोरठा छंद में लिखी जाती है। तो सोरठा छंद और मांड राग, मतलब जब भी गाया जाएगा तो मांड राग में गाया जाएगा, और जब भी लिखा जाएगा तो कौन से? सोरठा छंद में लिखा जाएगा। तो याद रखना मारवाड़ी की ये मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या खास विशेषताएं हैं मारवाड़ी की तो याद रखना, ठीक है। मारवाड़ी की अगर बात की जाए तो सबसे मुख्य विशेषता है कि, ठीक है, ये किस किस क्षेत्र पे बोली जाती है। तो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जोधपुर, याद रखना जोधपुर में तो ये बोली, ठीक है, विशुद्ध रूप से बोली जाती है। किस रूप से बोली जाती है? विशुद्ध रूप से, मतलब बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोली जाती है मारवाड़ी। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि आपके विशुद्ध तरीके से अगर बात की जाए मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है तो याद रखना जोधपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में बोली जाती है। जोधपुर के अलावा आपके बीकानेर हो गया, बीकानेर के अलावा आपके जैसलमेर हो गया, ठीक है, आपके नागौर हो गया, ठीक है, जालोर हो गया, पाली हो गया, सिरोही हो गया। इन सभी क्षेत्रों में भी अगर बात की जाए तो कौन सी बोली बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। इन सभी क्षेत्रों में भी कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ी अगर बात की जाए तो मारवाड़ी, ठीक है, विशुद्ध रूप से जोधपुर, इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालौर, पाली, सिरोही आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पे बोली जाती है, मांड राग में और सुरता छंद के रूप में बोली जाती है, याद रखना, ठीक है। इसी के साहित्यिक रूप को, मारवाड़ी के ही साहित्यिक रूप को अगर बात की जाए क्या कहा जाता है तो इसी के, ठीक है, साहित्यिक साहित्य इसी के साहित्यिक रूप को, साहित्यिक रूप को इसी के साहित्यिक रूप को, ठीक है, याद रखना, ठीक है, डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल। तो डिंगल क्या है? तो डिंगल जो है वो एक साहित्यिक भाषा है, एक साहित्यिक शैली है, ठीक है। तो मारवाड़ी को जब भी लिखा जाता है तो इसी की साहित्यिक रूप को डिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो डिंगल शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, याद रखना। डिंगल शैली की अगर बात की जाए तो इसका प्रथम या मारवाड़ी का प्रथम, ठीक है, आपके अगर पूछ ली जाए रचना कौन सी है तो आपको बताना है पिंगल शिरोमणि है। बता चुका हूं मैं, पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि जो है इसकी प्रमुख रचना है किसकी है? तो कुशल लाभ की है। किसकी है? कुशल लाभ की है। कब की है? तो 1550 ईस्वी की है। 1550 ईस्वी की है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दो चार चीजें और ध्यान रख लेना थोड़ा सा मारवाड़ी के बारे में। बोले क्या ध्यान में रखना है? ठीक है, तो इसकी कुछ उप बोलियां हैं। बोले इसकी उप बोलियां कौन कौन सी है तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी उप बोलियां कौन कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है मेवाड़ी। मेवाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा वागड़ी है, ठीक है, आपके बागड़ी है, ठीक है, शेखावटी है, शेखावटी, ठीक है, देवड़ावाटी है, देवड़ावाटी है, आपके बीकानेरी है, ठीक है, थल्ली है, नागौरी है, ठीक है, ढटकी है,
ढटकी को ढाटी भी कहा जाता है, इसी को ढाटकी भी कहा जाता है। ठीक है, आपके गोडवाड़ी है, गोडवाड़ी, ये तो एक ही है ना, गोडवाड़ी है। और इसके अलावा आपके धावली है। ये सारी की सारी रचनाएं, सारी की सारी उपबोलियां जो हैं वो किसकी है, तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है आपके दोस्तों, तो मारवाड़ी की उपबोलियां मेवाड़ी है, बागड़ी है, बागड़ी है। देखो ये वागड़ी है और ये बागड़ी है, अलग अलग, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक है आपके शेखावटी, एक देवड़ावटी, बीकानेरी, थल्ली, नागौरी, ढटकी, ढाटी, ढाटकी, गोडवाड़ी और धावली। ये सारी की सारी रचनाएं जो है दोस्तों, ये सारी की सारी, ठीक है, रचनाएं क्या, उपबोलियां, ये सारी की सारी उपबोलियां किसकी है, तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं इसकी, जैसे एक तो है आपके पिंगल शिरोमणि। ठीक है, ये मारवाड़ी में अगर बात की जाए तो मारवाड़ी की रचना है। इसके अलावा मीरा के पद, मीरा के जितने भी पद हैं वो सारे के सारे मारवाड़ी भाषा में है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो मीरा के पद जो है वो किस में है, तो मारवाड़ी में है। इसके अलावा जैन जो साहित्य है, जैन साहित्य भी अगर बात की जाए, ठीक है, किस में है, तो आपको बताना है जैन साहित्य भी मारवाड़ी में है। ठीक है, तो मीरा के पद, जैन साहित्य हो गया, पिंगल शिरोमणि हो गया। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वेली कृष्ण रुक्मणी दी, वेली कृष्ण रुक्मणी दी। ठीक है, ढोला मारू। ठीक है, मूमल, राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा। ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं वो दोस्तों याद रखना मारवाड़ी में लिखी गई है। ये सारी की सारी रचनाएं किस में लिखी गई है, मारवाड़ी में लिखी गई है। तो राजियारा सोरठा हो गया, ठीक है, मुमल हो गया, ढोला मारू हो गया, वेली कृष्ण रुक्मणी हो गई, जैन साहित्य हो गए, मीरा के पद हो गए, पिंगल शिरोमणि तो पहली रचना है, ये तो याद रखना ही है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा, मारवाड़ी में है। ठीक है, आपसे पूछ ले ढोला मारू, मूमल या राजेरा सोरठा किस में है, तो मारवाड़ी में। मीरा के पद किस में है, तो मारवाड़ी में है। ठीक है, जैन साहित्य किस में लिखा हुआ है, सर्वाधिक मारवाड़ी में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये उपबोलियां तो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि राजस्थानी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी, तो ये सारी उपबोलियां आपको याद रखनी है। एक सूत्र के हिसाब से भी बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक सूत्र के हिसाब से भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, एक सूत्र है एस डी देवगुड़ा, एस डी देवगुड़ा खेरथल नागौर के बाग में बिका, खेरथल नागौर के बाग में, बाग में बिका। तो इससे भी याद रख सकते हो। अब ऐसे तो आपके हो गया शेखावटी। ठीक है, आपके डी से हो गया आपके ढाटी या ढटकी। ठीक है, देव से हो गया देवड़ावाटी, देवड़ावाटी। गोड़ा से हो गया गोडवाड़ी। ठीक है, खेरथल से, खेर से हो गया खेराड़ी। अब मैंने उसमें लिखाया है नहीं आपको खेराड़ी, तो इस सूत्र से याद हो जाता है खेराड़ी। थल से हो गया थल्ली, नागौर से हो गया नागौरी, बाग से हो गया वागड़ी और एक बागड़ी। ठीक है, और बीका से हो गया बीकानेरी। इसके अलावा एक याद रखना धावली। ये सारी की सारी प्रमुख, ठीक है, बोलियां जो है वो याद रखना सब मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां। तो मारवाड़ी के बारे में एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र पे बोले जाने वाली बोली है और राजस्थान की मुख्य बोली है। ठीक है, इसके अलावा मान राग और सोरठा छंद के साथ में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र अगर बात की जाए तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर के अलावा आपके नागौर, पाली, ठीक है, सिरोही, जालोर आदि क्षेत्र में। ठीक है, और जोधपुर में विशुद्ध रूप से। ठीक है, इसके साथ में आपको याद रखना है इसी का साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल है। ठीक है, और पहली जो आपकी रचना है वो कौन सी है, पिंगल शिरोमणि है डिंगल शैली में।
ठीक है। कुशल लाभ की है 1550 ईस्वी की। इसके अलावा उपबोलियां अभी बता चुका हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा मीरा के पद, ठीक है, जैन साहित्य, वेली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मारू, मूमल, राजियारा सोरठा, ये सभी की सभी यदि बात की जाए मारवाड़ी में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? मारवाड़ी। और ये सूत्र याद कर लो, एच डी देवगौड़ा जो है खेरथल, ठीक है, नागौर के बाग में बिका। तो एस से हो गया आपके शेखावटी, डी से हो गया ढाटी ढटकी, ठीक है, और आपके देव से हो गया देवड़ावाटी, गोड़ा से गोडवाड़ी, ठीक है, और आपके खेतल से खेराड़ी, थल से थल्ली, नागौर से नागौरी, बाग से बागड़ी भी और वागड़ी भी, और बिका से बीकानेरी, और एक याद रख लेना धावली। ये सारी की सारी रचनाएं उपबोलियां जो है वो किसकी है? तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, इसमें से सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाड़ी। देखो मेवाड़ी की अगर बात की जाए तो याद रखना, ये पश्चिमी राजस्थानी की मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। एक क्वेश्चन आपके ये बन गया, ठीक है, कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है मेवाड़ी। ठीक है, कहां बोली जाती है? तो ये थोड़ा सा याद रखना। क्षेत्र कौन सा है इसका? तो क्षेत्र याद रखना उदयपुर, ठीक है, आपके उदयपुर के साथ कुछ भाग चित्तौड़ का है, कुछ राजसमंद का है, ठीक है, और अभी आपके एक और बना है सलुम्बर, ठीक है। तो उदयपुर और सलुम्बर तो महत्वपूर्ण है, और इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाड़ी की खास बात क्या है? तो याद रखना, ठीक है, महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ है, महाराणा कुंभा के ग्रंथ, और इसके साथ साथ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, ठीक है, वो किस, ठीक है, बोली में है या किस भाषा में है? तो आपको बताना मेवाड़ी में है। किस भाषा में है? मेवाड़ी में है, ठीक है। तो मेवाड़ी के बारे में सिर्फ इतना सा याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान की है, मारवाड़ी के बाद, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की तो सबसे इंपॉर्टेंट बोली मारवाड़ी है, लेकिन मारवाड़ी के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बोली ये है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी बोली जाती है, लेकिन मारवाड़ी के बाद, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? तो आपको बताना मेवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। क्षेत्र उदयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर सलूम्बर के आसपास का। जबकि महाराणा कुंभा और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है, ठीक है, वो याद रखना इसी भाषा में है। कौन सी भाषा में? तो मेवाड़ी भाषा में। इसी प्रकार दोस्तों एक है आपके बागड़ी, ठीक है। बागड़ी जो है वो तो याद रखना दोस्तों, ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। जबकि एक है आपके वागड़ी, और वागड़ी जो बोली जाती है दोस्तों वो याद रखना, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? तो वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र में आते हैं आपके डूंगरपुर और इसके साथ साथ बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। किस में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक संत हुए जिनका नाम है संत मावजी, ठीक है, और संत मावजी ने अपने जो उपदेश दिए हैं, ठीक है, वो कौन सी भाषा में दिए? तो वागड़ी भाषा में दिए हैं, ठीक है। और इनके उपदेश जो एक ग्रंथ में है जिनका नाम है चोपड़ा, ठीक है। तो संत मावजी का जो चोपड़ा नामक ग्रंथ है, ठीक है, वो भी किस भाषा में है? तो याद रखना किस भाषा में? वागड़ी भाषा में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट खास बात क्या है? ठीक है, वागड़ी भाषा पे अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, एक तो गुजरात का प्रभाव दिखाई देता है, और इसके साथ साथ एक आपके दिखाई देता है गुजरात और मेवाड़ी, ठीक है। तो गुजरात और मेवाड़ी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो वागड़ी पे किस किस का प्रभाव दिखाई देता है? तो वागड़ी पे गुजरात का दिखता है और एक मेवाड़ी का, ठीक है। याद रखना संत मावजी के उपदेश चोपड़ा नामक ग्रंथ में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। इन्हें यदि बात की जाए वागड़ का धनी भी कहा जाता है संत मावजी को, वागड़ का धनी, वागड़ का धनी, ठीक है। इसी वागड़ी भाषा को जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा
ठीक है, भीली कहा गया है। क्या कहा गया है? भीली कहा गया है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कि वागड़ी को भीली किसने कहा है? ठीक है, या जॉर्ज एब्राहम गिरियसन ने किसे भीली कहकर पुकारा है? आपके ऑप्शंस में होते हैं निमाड़ी, रागड़ी, मालवी और वागड़ी। ठीक है, तो याद रखना, वागड़ी को अगर बात की जाए तो वागड़ी को जॉर्ज एब्राहम गिरियसन के द्वारा भीली कहकर पुकारा गया, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में अधिकतर भील जनजाति रहती है और उन्हीं के द्वारा बोली जाती है। तो इसे भीली कहकर पुकारा गया है। क्या कहकर पुकारा गया है? भीली कहकर पुकारा गया है। गुजराती और मेवाड़ी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है इस पे। और एक थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में कौन से क्षेत्र में? वागड़ क्षेत्र में। संत माऊ जी के उपदेश यहीं पर है, चोपड़ा नामक ग्रंथ में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, किस भाषा में है? तो वागड़ी भाषा में है। इसी प्रकार दोस्तों एक हमारे है और उसका नाम है खेराड़ी। ठीक है, खेराड़ी की अगर बात की जाए तो याद रखना, खेराड़ी जो बोली जाती है वो बोली जाती है एक तो भीलवाड़ा और एक बूंदी में। ठीक है, तो भीलवाड़ा और बूंदी में अगर बात की जाए तो याद रखना क्या बोली जाती है? खेराड़ी बोली जाती है। भीलवाड़ा में भी पूछ लिया जाए तो कहां पे? शाहपुरा मुख्यतः। ठीक है, तो भीलवाड़ा के शाहपुरा और बूंदी में, ठीक है, खेराड़ी बोली जाती है। खेराड़ी पर अगर बात की जाए प्रभाव किसका है, तो याद रखना इस पे प्रभाव जो है वो एमडीएच का है। किसका है? एमडीएच। एमडीएच मतलब, एच का मतलब हो गया आपके हाड़ोती, डी का मतलब हो गया आपके ढूंढाड़ी, और एम का मतलब हो गया आपके, ठीक है, मेवाड़ी। एम का मतलब हो गया आपके मेवाड़ी। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ोती का प्रभाव जो है वो किस पर है? तो खेराड़ी पर है। मतलब कुल मिला के किसका प्रभाव है? तो एमडीएच का प्रभाव है। ठीक है, अब ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, कि बीबी के ऊपर किसका प्रभाव है? तो बीबी के ऊपर किसका प्रभाव है? एमडीएच का प्रभाव है। एमडीएच मसाला आता है। ठीक है, ठीक है, तो बीबी के ऊपर मतलब बी का मतलब भीलवाड़ा, बी का मतलब बूंदी। ठीक है, किसका प्रभाव है? तो एमडीएच मतलब मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव है। इसी प्रकार दोस्तों एक आपके हैं ढाटी या ढटकी। ठीक है, तो ढाटी, ढटकी या ढाटकी, कोई भी नाम आ जाए एक ही बात है। ये जो बोली जाती है बोली, ये याद रखना जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में बोली जाती है। इसी प्रकार दोस्तों एक आपके थली, तो थली बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो बीकानेर और चूरू, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना दोस्तों। ठीक है, एक है आपके शेखावाटी। तो शेखावाटी की अगर बात की जाए तो शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो चूरू, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में जो बोली जाती है वो कौन सी है? शेखावाटी है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, एक आपके है आप धावली। और धावली जो बोली जाती है वो याद रखना उदयपुर। धावली कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, आपके गोडवाड़ी। और गोडवाड़ी जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? तो याद रखना पाली के, ठीक है, पाली के बाली से लेकर, बाली तहसील पड़ती है पाली में, पाली के बाली से लेकर, ठीक है, जालोर के आहोर तक। ठीक है, जालोर के आहोर तक कुल मिला के किसका क्षेत्र है? तो याद रखना लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र है। कौन सी नदी का? लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र है। ठीक है, जहां गोडवाड़ों का राज्य था। ठीक है, इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? गोडवाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो गोडवाड़ी जो है वो पाली के बाली से लेकर जालोर के आहोर तक बोली जाती है। ठीक है, लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र में बोली जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों यही याद रखना, इसी गोडवाड़ी में, ठीक है, बिसल देव रासों की रचना की गई है। तो बिसल देव रासों की रचना जो की गई है वो किस में की गई है? तो गोडवाड़ी में की गई है। किसकी है? तो आपको बताना है। ठीक है, किसकी है? नरपति, नरपति नाहले की रचना है। ठीक है, तो नरपति नाहले की एक रचना है बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाहले की है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो गोडवाड़ी पाली के बाली से लेकर जालोर के आहोर साचोर तक बोली जाती है। ठीक है, लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र में बोली जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना।
यहीं पर एक और थोड़ा सा याद रखना, एक है आपके देवड़ा वाटी, देवड़ा वाटी, और देवड़ा वाटी का ही दूसरा नाम क्या है, सिरोही। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ बोली जाती है, तो सिरोही में बोली जाती है। तो सिरोही में बोली जाती है, इसी कारण इसका दूसरा नाम क्या है, सिरोही है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, सिरोही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपके मारवाड़ी की कुछ क्या हो गई, उपबोली होगी। एक बार और देख लेते हैं दोस्तों इनको शुरू से। देखो, हमने मारवाड़ी पढ़ा था, मारवाड़ी में मैंने बोल दिया था सर्वाधिक क्षेत्र पे, मतलब पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक लोगों के द्वारा यही बोली जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोली जाती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बोली है राजस्थान की। ठीक है, और मांड और सोरठा छंद में। ठीक है, क्षेत्रफल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जालोर, पाली, सिरोही, और जोधपुर में तो विशुद्ध रूप से बोली जाती है। ठीक है, साहित्यिक रूप इसका डिंगल कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि बात की जाए, पिंगल शिरोमणि पहली रचना है डिंगल शैली के कुशल लाभ के द्वारा 1550 की। मीरा के पद, जैन साहित्य, वेलिकृष्ण रुक्मणी, ढोला मारू, मुमल और राजियारा सोरठा, सब यदि बात की मारवाड़ी की रचनाएं हैं। ठीक है, कुछ यदि बात की जाए, मैंने बताया था कि इसकी उपबोलियां भी हैं, तो उपबोलियों का एक सूत्र बताया था मैंने, एस डी देवगौड़ा खेतल नागौर के बाग में बिका। तो एस से तो हो गया शेखावटी, डी से हो गया ढाटी, देव से हो गया देवड़ावाटी, गोड से हो गया गोडवाड़ी, खेर से हो गया खेराड़ी, थल से हो गया थली, नागौर से नागौरी, बाग से वागड़ी और बागड़ी अलग अलग है। ठीक है, और बीकानेरी और एक धावली। ठीक है, मैंने इसके बाद पढ़ा था कि मेवाड़ी, मेवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है। ठीक है, मारवाड़ी के बाद। ठीक है, और अगर बात की जाए तो उदयपुर इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, महाराणा कुंभा के ग्रंथ और कीर्ति स्तंभ इसी में है। ठीक है, इसी उदयपुर में एक धावली भी है, मैं बता चुका हूँ। वागड़ी, बागड़ी, बागड़ी जो है देखो, सिर्फ एक मात्रा का ही अंतर, ब और व का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, तो बागड़ी जो है हनुमानगढ़ गंगानगर में बोली जाती है, जबकि वागड़ी जो है वो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, वागड़ प्रदेश में। देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, एक क्षेत्र आता वागड़, बागड़, और एक आता बांगड़। ठीक है, सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। ठीक है, तो वागड़ बागड़ क्षेत्र तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कहलाता है, लेकिन बांगड़ क्षेत्र जो है वो आपके, ठीक है, झुंझुनू से लेकर, मतलब शेखावटी क्षेत्र, नागौर, ठीक है, और पाली तक का जो, ठीक है, बागड़ भूमि का जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान है, उसे बांगड़ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। तो एक बिंदु का अंतर है यहाँ, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। बागड़ी आ जाए तब तो आपको बताना है हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और सीमावर्ती क्षेत्रों में है। और अगर बात की जाए बागड़ी, तो याद रखना, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, आपके चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थानी, इन तीनों के बीच में सेतु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, इन तीनों के बीच में सेतु का कार्य करती है बागड़ी। ठीक है, अब इतना डिटेल आना नहीं है, लेकिन क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, तो ऊपर पंजाब है, ठीक है, फिर हरियाणा से भी इस पर से, और इधर राजस्थानी, तो तीनों के बीच में सेतु का कार्य कर रही कौन सी है, बोले बागड़ी है। ठीक है, जबकि वागड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में संत मावजी के चोपड़ा नामक ग्रंथ में उपदेश इसी भाषा में है। ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्हें धून का धनी या वागड़ का धनी कहा जाता है, सॉरी। ठीक है, तो वागड़ का धनी और गुजरात और मेवाड़ी से प्रभावित है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, जॉर्ज एब्राहम ग्रेसन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहकर पुकारा, तो भीली कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है, भीली कहकर पुकारा है। आगे खिलाड़ी भीलवाड़ा और बूंदी में शाहपुरा के आसपास बोली जाती है। ठीक है, एमडीएच का प्रभाव है, मतलब मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव है इसके ऊपर। ठीक है, फिर हमने पढ़ी ढाटी, ढटकी, ये जैसलमेर, बाड़मेर में, थली, बीकानेर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों में, शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है। धावली उदयपुर में बोली जाती है। गोडवाड़ी पाली के बाली से लेकर जालौर के आहोर तक बोली जाती है। लूनी नदी के बेसिन क्षेत्र में बोली जाती है। अगर बात की जाए तो बिसलदेव, रासो, नरपति, नालका इसी भाषा में है, गोडवाड़ी में पूछा जा चुका है। ठीक है, और देवड़ा वाटी जो है आपकी कहाँ बोली जाती है, तो सिरोही में बोली जाती है। देवड़ा वाटी कहाँ बोली जाती है, सिरोही में। नागौरी कहाँ बोली जाती है, तो नागौरी नागौर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, नागौर में बोली जाती है। इतना याद रखना है। ये मारवाड़ी आपके पश्चिमी राजस्थान की बोलियां कंप्लीट। आ जाओ, ठीक है, एक दूसरी बोली है, बोली का नाम है आपके ढूंढाड़ी। बोली का नाम क्या है, ढूंढाड़ी। पहला तो ये याद रखना, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान की है। सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा।
तो सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोले जाने वाली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बात की जाए तो मारवाड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो मारवाड़ी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ढूंढाड़ी की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, इस बोली का, ठीक है, जो वर्णन देखने को प्राप्त होता है हमें, ठीक है, वो एक, ठीक है, रचना है, इसका नाम है आठ देसर गुजरी। आठ देसर गुजरी नामक रचना में पहली बार, ठीक है, ढूंढाड़ी के बारे में बताया गया है। तो ढूंढाड़ी का उल्लेख जो प्राप्त होता है, ठीक है, वो किस में देखने को प्राप्त होता है? तो आठ देसर गुजरी नामक, ठीक है, पुस्तक में देखने को प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना ढूंढाड़ी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो ढूंढाड़ी की और खास विशेषता क्या है? तो याद रखना, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में, अब इसके आसपास में जैसे कुछ भाग अजमेर का आ गया, कुछ भाग आपके दौसा का आ गया, कुछ टोंक का आ गया, जो भी स्पर्श कर रहा है आसपास का क्षेत्र, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों में यदि बात की जाए कौन सी बोली बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। तो अजमेर, अजमेर पूरे अजमेर में नहीं बोली जा रही है, लेकिन, ठीक है, जो भी अजमेर का हिस्सा जयपुर को स्पर्श करता है वहां तो बोली जाती है। तो जो संकरण क्षेत्र होता है, ठीक है, उस संकरण क्षेत्र में तो अगर बात की जाए ये बोली बोली जाती है। संक्रमण बोल दो, संकरण बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो बफर क्षेत्र बोल दो, ठीक है, तो उस क्षेत्र में अगर बात की जाए बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा, ठीक है, कहाँ, ठीक है, इसका उल्लेख है? तो आठ देसर गुजरी में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट दादू दयाल, दादू दयाल और इनके जो शिष्य हुए हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, उसका उल्लेख, रचनाएं जो है वो कौन सी बोली में है? तो ढूंढाड़ी में है। ठीक है, किस भाषा में? तो ढूंढाड़ी में किया गया। अब जैसे आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है, कि दादू दयाल की जो उपदेश है, ठीक है, वो किस में, किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, उनकी रचना जो किस नाम से जानी जाती है? तो वाणी के नाम से। ठीक है, तो मतलब वाणी का, ठीक है, अगर बात की वाणी जो रचना है दादू दयाल की, ठीक है, वो किस भाषा में है? तो आपको बताना है ढूंढाड़ी में है। अब जैसे सुंदरदास हुए, ठीक है, दादू के शिष्य हैं, 52 स्तंभों में से एक। ठीक है, तो याद रखना, सुंदर की जितनी भी रचनाएं हैं, सुंदर विलास हो गई, ठीक है, किस भाषा में है? तो ढूंढाड़ी में है। रज्जब की सर्वंगी, तो रज्जब के जो सर्वंगी है, ठीक है, वो भी किस भाषा में है? ढूंढाड़ी में है। आगे हम पढ़ेंगे ये। ठीक है, कायाबेली, दादू दयाल की है कायाबेली, ये भी किस में है? तो याद रखना ढूंढाड़ी में है। ठीक है, तो मतलब दादू और इनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो याद रखना, ठीक है, किस में है? तो आपको बताना है ढूंढाड़ी में है। कुछ इसकी उपबोलियां हैं, ठीक है, तो उपबोलियां कौन कौन सी है ढूंढाड़ी की, वो थोड़ा सा देख लो एक बार। ठीक है, कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? तो ढूंढाड़ी की उपबोलियों में जैसे एक आती है आपके, और नाम है आपके, ठीक है, हाड़ौती। ठीक है, तो हाड़ौती यार याद रखना, ठीक है, हाड़ौती जो है वो किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है राजावाटी, ठीक है, टोरावाटी, ठीक है, नागर, चोल, चौरासी, काठेड़ी, किसंगड़ी और अजमेरी, ये सभी की सभी, ठीक है, हाड़ौती की, सॉरी, ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। ये सभी की सभी किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तो ढूंढाड़ी की एक उपबोली है हाड़ौती। हाड़ौती के अलावा राजावाटी, टोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, काठेड़ी, किसंगड़ी और अजमेरी, ये सभी की सभी, ठीक है, किसकी उपबोलियां हैं? तो आपको बताना है ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। दोस्तों, ठीक है, एक चित्र के हिसाब से मैं सारी उपबोलियों को आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ कि किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऑप्शंस के हिसाब से करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर चित्र याद है आपको ये, तो मैं बोल रहा हूँ आप बहुत आसानी से कर दोगे। जैसे ये समझ लो कि ये आपके लगभग, ठीक है, जयपुर क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है आपके? जयपुर। और ये हमने जयपुर को, ठीक है, चार भागों में बांट दिया। ये आपके जयपुर है, ये आपके दक्षिणी जयपुर है,
ये आपके पूर्वी जयपुर है, पूर्वी जयपुर, और ये निचला वाला जो भाग है ये दक्षिण पूर्वी जयपुर है। इस तरीके से अगर जयपुर को 4 भागों में बांट लो, जयपुर, ठीक है, दक्षिणी जयपुर, पूर्वी जयपुर और दक्षिण पूर्वी जयपुर, ठीक है। इसके बाद यहां आ जाओ, यहां अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में, ठीक है, एक छोटा सा जिला आएगा, जिले का नाम है दौसा। दौसा के बाद यहां एक जिला आएगा, जिला का नाम है आपके करौली, ठीक है। यहाँ एक जिला आएगा और जिले का नाम है आपके सवाई माधोपुर। यहाँ एक जिला आएगा और जिले का नाम आपके क्या है, टोक। टोक के बाद यहाँ एक जिला आएगा और जिले का नाम है आपके अजमेर, ठीक है। इससे थोड़ा सा उत्तर में आओगे तो उत्तर में यहाँ कुछ जिले हैं, ठीक है, जिसमें, ठीक है, आपके चूरू, सीकर और झुंझुनू का भाग आता है, ठीक है। तो मेन आपके सीकर और झुंझुनू वाला क्षेत्र है। मेन कौन सा है, सीकर और झुंझुनू वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर बात की जाए, कुछ बोलियां बोली जाती है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जयपुर में जो बोली बोली जाती है वो तो कौन सी है आपके, तो ढूंढाड़ी। जयपुर में कौन सी है, ढूंढाड़ी, ठीक है। जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है, जयपुर में ढूंढाड़ी बोली जाती है। आ जाओ, सीकर और झुंझुनू की अगर बात की जाए, इन दो की मेन, ठीक है, तो सीकर और झुंझुनू में, ठीक है, एक बोली जाती है, इसका नाम है टोरावाटी। कौन सी, टोरावाटी। तो टोरावाटी जो बोली जाती है वो याद रखना, कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र में बोली जाती है, जहां, ठीक है, तोमरों का अधिकार था। किसका अधिकार था, तोमरों का। तो कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र में, ठीक है, कौन सी बोली जाती है, टोरावाटी, ठीक है। कौन सी बोली जाती है, टोरावाटी बोली जाती है। तो कांतली नदी के बेसिन क्षेत्र में टोरावाटी बोली जाती है, सीकर से लेकर झुंझुनू के मध्य में, ठीक है, आपके एक, ठीक है, क्षेत्र पड़ता है कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र, ठीक है। तो वहां क्या बोली जाती है, टोरावाटी बोली जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, पूर्वी जयपुर और दौसा, यहाँ एक बोली बोली जाती है, उसका नाम है राजावाटी। क्या नाम है, राजावाटी। अभी बताया मैंने, ठीक है, ये रहा राजावाटी, ठीक है। तो राजावाटी जो बोली जाती है वो याद रखना, पूर्वी जयपुर और दौसा के, ठीक है, पूर्वी जयपुर और दौसा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो पूर्वी जयपुर और दौसा में, देखो जयपुर में नहीं आएगा ऑप्शंस में, ऑप्शंस ये आएंगे पूर्वी जयपुर, दक्षिणी पूर्वी जयपुर और दक्षिणी जयपुर, वहां पे गड़बड़ हो जाता है, तो याद रखना, ठीक है। पूर्वी जयपुर और दौसा की अगर बात की जाए तो यहाँ जो बोली जाती है उसका नाम क्या है, राजावाटी, ठीक है। करौली में जो बोली जाती है उसका नाम है जगरोती। करौली में कौन सी है, तो आपको बताना है जगरोती। करौली में जगरोती, करौली में जगरोती। टोक और सवाई माधोपुर में कौन सी बोली जाती है, तो आपको बताना है नागर चोल। टोक और सवाई माधोपुर में कौन सी बोली जाती है, नागर चोल। दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोक में, सॉरी, दक्षिणी जयपुर और टोक में, तो दक्षिणी जयपुर और टोक में बोली जाती है काठेड़ी, ठीक है। दक्षिणी जयपुर और टोक में बोली जाती है काठेड़ी। और बच गई हमारी कौन सी, चौरासी। चौरासी जो बोली जाती है वो याद रखना, दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोक में चौरासी बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोक में कौन सी बोली जाती है, तो याद रखना चौरासी बोली जाती है। अगर ये मैप याद है तो मैं बता रहा हूं आपको, आसानी से, ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोलियां और क्षेत्र याद हो जाएंगे, ठीक है, कि ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, ठीक है। उत्तर में चले गए सीकर झुंझुनू वाले क्षेत्र में, तो वहां टोरावाटी, ठीक है। दक्षिणी जयपुर और दौसा की बात की जाए तो राजावाटी, ठीक है। करौली में जगरोती, ठीक है। सवाई माधोपुर और टोक की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर और टोक में, ठीक है, इन दो की अगर बात की जाए तो इन दो में नागरचोल, ठीक है। जबकि दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोक में चौरासी, ठीक है। टोक और, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी जयपुर में तो काठेड़ी बोली जाती है, अजमेर में कौन सी बोली जाएगी, अजमेरी। और अजमेर के उत्तर में यही एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है किशनगढ़। और किशनगढ़ में कौन सी बोली जाती है, तो किशनगढ़ में कौन सी बोली जाएगी दोस्तों, किशनगढ़ी बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, किशनगढ़ी बोली जाएगी। ये बस इतना सा है, ठीक है।
इसके दक्षिण में आओगे तो इसके दक्षिण में आपके हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा, और हाड़ौती क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो कौन सी है? हाड़ौती है। कोटा 12, ठीक है, झालावाड़ वाला क्षेत्र, कोटा 12, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती। तो हाड़ौती में कौन सी बोली जाएगी? हाड़ौती बोली जाएगी। मतलब कुल मिला के बात ये है, ठीक है, कि ढूंढाड़ी, ठीक है, मैप के हिसाब से आसानी से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, ढूंढाड़ी के बारे में फिर देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण भाषा है, बोली है, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। 8 देशक गुजरी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र, टोंक, अजमेर, दौसा तक क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मुख्यतः जयपुर है ही है। ठीक है, दादू दयाल और इनके शिष्य की रचना इसी ढूंढाड़ी के अंदर है। ठीक है, प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी है? तो प्रमुख उपबोलियां अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, उपबोलियां कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है, हाड़ौती है, हाड़ौती के अलावा राजावाटी, टोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, काठड़ी, किशनगढ़ी और अजमेरी, सब इसी की उपबोलियां हैं। मैं बता चुका हूँ कि ये जयपुर क्षेत्र में ढूंढाड़ी है। ठीक है, सीकर झुंझुनू जो उत्तर में है, ठीक है, यहाँ टोरावाटी है, और पूर्वी जयपुर और दौसा में अगर बात की जाए तो राजावाटी है, करौली में जगरोती है। ठीक है, आपके, ठीक है, सवाई माधोपुर टोक में नागरचोल है, टोक और दक्षिणी पूर्वी जयपुर में चौरासी है, और टोक और दक्षिणी जयपुर में काठड़ी है। देखो, ये दक्षिणी पूर्वी जयपुर है टोक के साथ, ठीक है, यहाँ चौरासी है, और यहाँ अगर आ गया सिर्फ दक्षिणी जयपुर तो यहाँ पे काठड़ी है। सिर्फ इतना से ऑप्शन चेंज होता है वहाँ, और इसमें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए इसको कंठस्थ याद कर लो इस चित्र के हिसाब से। और अजमेर में अजमेरी, और अजमेर के पास में किशनगढ़ में किशनगढ़ी, और हाड़ौती से तो इसके दक्षिण में है बिल्कुल, तो वहां कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। इतना है बस, ठीक है, आसानी से याद हो सकता है। अब एक क्वेश्चन से आ जाए कि ढूंढाड़ी पे प्रभाव किसका है? क्या ढूंढाड़ी पे प्रभाव है क्या? बोला है। ढूंढाड़ी पे देखो, एक तो प्रभाव है मारवाड़ी का, एक आपके है, ठीक है, ब्रज का, ब्रज भाषा का, और इसके साथ साथ एक प्रभाव जो देखने को प्राप्त होता है वो है गुजराती का, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो है गुजराती, एक है आपके ब्रज भाषा, और एक है मारवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी, ब्रज भाषा और गुजराती, ठीक है, इन तीनों का प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। बोला किस पे देखने को प्राप्त होता है? ढूंढाड़ी पे देखने को प्राप्त होता है। ढूंढाड़ी समाप्त, ढूंढाड़ी समाप्त। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, उपबोलियां हमने पढ़ी ली है इसकी, लेकिन एक हाड़ौती के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, हाड़ौती की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी बोलियां पढ़ी हैं उसमें सबसे कठिन बोली है, सबसे कठिन। ठीक है, सबसे कठिन है। ठीक है, इसका उल्लेख कहां प्राप्त होता है? ठीक है, इसका उल्लेख अगर बात की जाए, ठीक है, तो एक व्यक्ति केलाग, केलाग के ग्रामर में, ठीक है, इसका उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो उल्लेख कहां प्राप्त होता है? केलाग के ग्रामर में प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, खास विशेषता और क्या है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र मतलब कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, इन क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, मुख्य और खास विशेषता क्या है? तो एक व्यक्ति है, इसका नाम है सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन की जितनी भी पुस्तकें हैं वो किसमें? हाड़ौती में, खासकर वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, राम रंजाट, ये सभी सूर्यमल मिशन की पुस्तकें आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी किस में है? तो हाड़ौती में है। तो हाड़ौती के बारे में एक तो याद रख लो, सबसे कठिन है। उल्लेख केलाग के ग्रामर में किया गया है। ठीक है, कब का है? तो 1875 का है। तो 1875 ईस्वी का है ये केलाग का ग्रामर। ठीक है, इसमें यदि बात की हाड़ौती का उल्लेख कहा किया गया है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में सूर्यमल मिशन की रचना इसी में है। इसके अलावा ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस पे क्या प्रभाव है? क्या बोले? हाँ है। बोले इस पे किस किस का प्रभाव है? ठीक है, तो इसके ऊपर प्रभाव है गुजराती और मालवी, गुजराती और मारवाड़ी, गुजराती और
मारवाड़ी का। तो गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव है किसके ऊपर? हाड़ौती के ऊपर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि हाड़ौती पे गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव है, सबसे कठिन है। ठीक है, उल्लेख केलाक के ग्रामर जो कि 1875 ईस्वी का उसमें किया गया है। ठीक है, कोटा बारा बूंदी झालावाड़ सूर्यमल मिशन की जितनी भी रचनाएं व्यंस भास्कर वीर सत्सई वो इसी में है। एक और चीज याद रख लेना थोड़ा सा, जो व्यक्ति है ना जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन, ये जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, ठीक है, इस भाषा को उपबोली नहीं माना गया है, इस भाषा को अलग से बोली माना गया है। अभी हम पढ़ रहे ढूंढाड़ की उपबोली है हाड़ौती, लेकिन जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ये मानता है कि हाड़ौती उपबोली नहीं है, बोली है। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि वागड़ी को भीली किसने कहा है? जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन आ सकता है कि हाड़ौती को अगर बात की जाए तो हाड़ौती को, ठीक है, मुख्य बोली के किसने बतलाया है? तो मुख्य बोली किसने बतलाया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बतलाया है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके अलावा, ठीक है दोस्तों, जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है उसकी भी मुख्यतः दो बोलियां हैं। ठीक है, एक है मेवाती और एक है आपके अहिरवाटी। अहिरवाटी, मेवाती, मेवाती जो बोली है वो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। पहला तो ये ध्यान रख लेना, अलवर भरतपुर। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, आईएमपी फैक्ट क्या है, तो याद रखना। ठीक है, यह है यदि बात की जाए, ठीक है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच, ठीक है, सेतु का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सेतु का कार्य करती है। कि भाई मेवाती जो है वो याद रखना, ठीक है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य करती है, पूछा जा चुका ही है। ठीक है, इसके अलावा तीसरी खास विशेषता क्या है? तो जो चरणदास जी हैं, संतु हैं ये चरणदास जी, लालदास जी, ठीक है, चरणदास जी की दो शिष्य हुई, एक का नाम है सहजोबाई, ठीक है, और एक है दयाबाई। इन सभी की रचनाएं जो हैं, ठीक है, वो याद रखना किस में है? तो मेवाती में है। ठीक है, सीमावर्ती बोली है। कैसी बोली है? तो सीमावर्ती। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो मेवाती मतलब अलवर भरतपुर में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच में सेतु का कार्य करती है। चरणदास जी, लालदास जी, सेदोदास सेजोबाई और दयाबाई, इन सभी की रचनाएं जो है किस में है? मेवाती में है। अहिरवाटी की अगर बात की जाए तो अहिरवाटी को, ठीक है, याद रखना, ठीक है, राठी के नाम से भी जाना जाता है, राठी बोली, या इसे हिरवाल के नाम से भी जाना जाता है, हिरवाल और राठी के नाम से भी जाना जाता है। पहला तो ये हो गया आपके, ठीक है, कि अहिरवाटी को राठी या हिरवाल के नाम से जाना जाता है। खास विशेषता क्या है? ये भी सीमावर्ती बोली है वैसे तो, ठीक है, लेकिन खास विशेषता क्या है? तो याद रखना ये राठ प्रदेश में बोली जाती है। कौन से प्रदेश में? राठ प्रदेश। अहिरवाटी जहां बोली जाती है अलवर और इसके आसपास के क्षेत्रों में, उसे राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो बोली बोली जाती है इससे अहिरवाटी को राठी कहा जाता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को, राठ प्रदेश में बोली जाती है इसलिए इसे राठी कहा जा रहा है। लेकिन एक क्षेत्र राठी जहां राठी नस्ल की गाय रहती है, सर्वाधिक मिलती है, वो कहलाता है राठी प्रदेश। वो है बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। तो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र तो राठी कहलाता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अलवर और इसके आसपास का क्षेत्र राठ कहलाता है। और जहां बोली कौन सी बोली जाती है? राठी बोली जाती है। तो राठी बोली जो है राठी क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, राठी बोली राठ प्रदेश में बोली जाती है, मतलब अलवर और इसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड अभी नया जिला बना है हमारे, ठीक है, अलवर का एक क्षेत्र पड़ता है बानासुर, तो कोटपुतली बहरोड बानासुर, ठीक है, इस क्षेत्र में। इसके अलावा गुड़गांव के क्षेत्र में भी बोली जाती है, गुड़गांव जो कि हरियाणा को स्पर्श करता है। ठीक है, गुड़गांव में अगर बात की जाए तो आपके, ठीक है, महेंद्रगढ़, ठीक है,
गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, रोहतक, नारनौल, इन क्षेत्रों में भी अगर बात की जाए अहिरवटी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली का दक्षिणी जो क्षेत्र है, तो दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में भी, दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में भी कौन सी बोली बोली जाती है, तो याद रखना दक्षिणी क्षेत्र में भी। ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको बताना है अहिरवटी बोली जाती है। तो अहिरवटी का क्षेत्र क्या है, तो अहिरवटी का क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड, अलवर का बानासुर, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक, नारनौल जो कि हरियाणा में पड़ते हैं, और इसके अलावा दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, अहिरवटी बोली जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, कहा जाता है कि यह हरियाणा में एक स्थान पड़ता बांगुरु। ठीक है, तो हरियाणा के बांगुरु और जो मेवाती है हमारी, इन दोनों के बीच की बोली है ये, इन दोनों के बीच की बोली है कौन सी, राठी या फिर अहिरवटी। ठीक है, तो फिर देख लो दोस्तों। ठीक है, हमने एक पढ़ा मेवाती, मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के बीच सेतु का कार्य करती है। चरणदास जी, लालदास जी, सेजोबाई, दयाबाई, इन सभी की रचनाएं इसी में है। सीमावर्ती बोली, ये भी सीमावर्ती बोली है, राठ प्रदेश में बोली जाती है। इसे राठी या फिर हीरवाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो है वो याद रखना हरियाणा के बांगरू और मेवाती के बीच की बोली है। ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, बानासुर, अलवर का। ठीक है, और हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक और नारनौल दिल्ली के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, ये राठी या फिर ठीक है अहिरवटी बोली बोली जाती है। कौन सी, राठी, हीरवाल या फिर अहिरवटी बोली जाती है। आ जाओ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे है मालवी। मालवी की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, तो खास विशेषता क्या है वो थोड़ा सा देखना। ये यदि बात की जाए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। कहाँ की, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है। कर्णप्रिय बोली है, कर्णप्रिय जो मतलब कानों को पसंद आए, कर्णप्रिय बोली है। ठीक है, इसी के कर्कश रूप को, इसी के कर्कश रूप को रागड़ी कहा जाता है। इसी के कर्कश रूप को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसी के कर्कश रूप को रागड़ी कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। तो मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है, कर्ण प्रिय बोली है। ठीक है, इसी के कर्कश रूप को रागड़ी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि क्षेत्र क्या हो सकते हैं। तो जैसे मालवा क्षेत्र हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जो है दक्षिण में वो कौन कौन सा है, एक तो है झालावाड़ और एक है प्रतापगढ़। तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। ठीक है, इसी मालवी की कुछ उप बोलियां भी है दोस्तों। उप बोलियां कौन कौन सी है देखो, तो उप बोलियां एक तो आपकी हो गई रागड़ी, इसके अलावा एक हो गई पारवी, एक हो गई आपकी उमरवाटी, ठीक है, एक हो गई सोडावाड़ी, ठीक है, एक हो गई निमाड़ी, ठीक है, एक हो गई आपके रतलामी। ठीक है, ये सारी की सारी ठीक है मालवी की उपबोलियां हैं। ठीक है, तो मालवी कर्ण प्रिय है, बहुत मधुर है, अगर आप सुनोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यही कर्कश रूप में अगर बात की जाए तो मालवी का कर्कश रूप ये रागड़ी कहलाता है। ठीक है, याद रखना पारवी, उमरवाटी, सोडावाड़ी, निमाड़ी, रतलामी ये इसकी ठीक है उपबोलियां हैं। मालवी कहाँ बोली जाती है, तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ में बोली जाती है, महत्वपूर्ण। ठीक है, कहाँ, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये जो निमाड़ी है ना, इसी निमाड़ी को अगर बात की जाए, ठीक है, तो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा इसे ही दक्षिणी राजस्थानी बोली में शामिल किया गया है। मतलब इसे क्या कहकर पुकारा गया है, दक्षिणी राजस्थानी बोली कहकर पुकारा गया है। तो निमाड़ी को अगर बात की जाए जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी कहा है, वागड़ी को ठीक है भीली कहा है, और हाड़ौती को उप बोली ना कहकर बोली कहा है। ये दोस्तों राजस्थान की ठीक है हमारी बोलियां जो है वो समाप्त होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है ठीक है तो इस चैनल को आगे और बढ़ाएं।
ठीक है, जिससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़े, ठीक है, और हमारी भी पूर्ति होती रहे। ठीक है, किसकी पूर्ति हो सकती है आप लोग जानते हो, ठीक है, क्योंकि फ्री में तो कोई मेहनत करेगा नहीं। ठीक है, हमें भी कुछ मिले तो हम भी मेहनत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।